एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास मेरी लाइव हो चुकी है और आप लोग भी लाइव आ चुके हैं, तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना। फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज आपकी क्लास जो है वो 6 से 7 में ना होके 8 से 9 में हो रही है। एक्चुअली उसके पीछे रीजन ये है कि अभी भी आप देख पा रहे होंगे मेरी आज एक ट्यूबलाइट ना ऐसे ब्लिंक करने लग गई थी। एक्चुअली ना ऊपर आग कितनी ट्यूबलाइट लगी है, मेरी 3 3 6 9 ट्यूबलाइट लगी है, जिसकी वजह से इतनी सारी रोशनी आ रही है और ये कैमरा कैप्चर कर पा रहा है। तो मेरी ना एक ट्यूबलाइट ऐसे ब्लिंक करने लग गई थी जैसे ही मैंने क्लास स्टार्ट करने का देखा, मतलब 4 साढ़े 4 बजे देखा था। अब फिर उसमें ब्लिंक करने की वजह से ना फिर पूरी क्लास हो ही नहीं पाती, सारी क्लास में ऐसे ऐसे ब्लिंक करती तो आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाते। इसलिए फिर मैंने इलेक्ट्रिशियन बुक करा और फिर इलेक्ट्रिशियन अभी आया था 7 साढ़े 7 बजे। तो मैंने कहा क्लास करते हैं। और हाँ, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास नहीं लूंगी, वो मेरा एग्जाम ही पोस्टपोन्ड हो गया। मेरा एग्जाम जनवरी के लास्ट में चला गया, इसलिए मैं फिर वो एग्जाम देने भी नहीं गई, इसलिए आपके संडे को क्लास नहीं हो पाई। अदरवाइज मैं संडे को क्लास लेती ना। तो बच्चों, अब मैं सिर्फ कल कल की छुट्टी करूंगी, कल आपकी छुट्टी करूंगी मैं, परसों आपकी क्लास वापस अपने शेड्यूल पे लग जाएंगी, ठीक है। तो संडे को कोई क्लास नहीं हुई थी, उसका रीजन यही है कि मैंने कोई छुट्टी नहीं करी। मैं पेपर मेरा पोस्टपोन्ड हो गया, वो पेपर मैं अब जनवरी लास्ट में देने जाऊंगी, तो अभी तो बहुत टाइम है उसमें। और दूसरी बात, आज क्लास की टाइमिंग इसलिए चेंज हुई है, ट्यूबलाइट अभी भी हल्का हल्का ब्लिंक कर रही है। पता नहीं इलेक्ट्रिशियन कैसे ठीक करके गया कि वो अभी तक प्रॉपर ठीक हो नहीं पाई है। मुझे इसे करवाना पड़ेगा ठीक ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्लड। हाँ जी, गुड इवनिंग तुलसी, सुनील, पंकज, राहुल, उसके बाद है सुनील लांबा है और सुशीला है, पंकज भी है। ठीक है भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सबका नाम ले लिए, जितने नाम दिखे उतने ले लिए। पवन जी गुड इवनिंग। हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम लास्ट क्लास में ह्यूमन ब्लड यानी कि मनुष्य के रक्त के बारे में पढ़ रहे थे। मैं आज फर्स्ट टाइम लाइव क्लास ले रहा हूं, तो शुभम मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आपने पूछे की सारी क्लासेस देख ली होंगी, तभी आज आप लाइव करने आए हैं। अगर सारी देख ली है तो आज की अच्छे से क्लास आपको समझ में आएगी। चंद्रभान हाय, शाह शाह ओके, पवन, मनोज, पंकज, रोहन, बादल। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। अब इतने ही कमेंट पढ़ेंगे ना, अब हम लास्ट में क्लास के लास्ट में 5 मिनट आपसे बात करेंगे। बच्चों, हम लास्ट क्लास में ह्यूमन ब्लड यानी कि हमारे खून के बारे में पढ़ रहे थे। हमारे ब्लड में पहला हमने प्लाज्मा पढ़ा, दूसरा हमने आरबीसी पढ़ा, फिर हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो आप बताओगे बच्चा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कोशिका। और डब्ल्यूबीसी क्या करती है, मैंने सारी क्लास में लास्ट क्लास में सारी बातें आपको पढ़ानी थी, है ना। देखो कितना कुछ पढ़ लिया था। मैम बताना था आपको, क्या बताना है आपको। कल नहीं हुई, संडे को क्लास नहीं हुई। मैंने कहा ना सुनील बेटा, संडे को क्लास इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने छुट्टी नहीं करी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरा एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, 3 दिन पहले ही पता लगा मुझे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है। वो पीएचडी का एग्जामिनेशन ही चलते रहते हैं, हर 6 महीने में होते रहते हैं, तो वो जनवरी लास्ट में होगा, इसलिए मैंने वो नहीं कराई, ठीक है। चलो अब पता नहीं, एक कह रहे हैं कि मुझे आपको कुछ बताना है, आप बाद में बताना। आपके पास मेरा नंबर भी है ना, अल्टरनेट वाला नंबर, उस पर बता देना कोई डाउट वगैरह हो तो, कुछ है ना, पूरी बातें। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी क्या होती है, कहां बनती है, उनका काम क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो टोटल 5 टाइप की होती है, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। पांचों के फंक्शन हमने पढ़ लिए थे कि कौन सी डब्ल्यूबीसी किस बीमारी के अगेंस्ट काम करती है। ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। अब थोड़ी सी बात डब्ल्यूबीसी के बारे में जानना रह गई थी, तो जरा जान लेते हैं। क्या क्या बात जान लेते हैं बच्चा। अच्छा, आपको याद है ना, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है लिम्फोसाइट, होता है ना बच्चा। मैंने पढ़ाया था ना डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की होती है, तो उसमें से एक टाइप क्या था, लिम्फोसाइट। जो बचा हुआ पार्ट डब्ल्यूबीसी का है वो भी फिनिश कर ले, फिर आज प्लेटलेट्स भी हमें फिनिश करनी है, ताकि अगली क्लास से हम क्या पढ़ लें, हम अगली क्लास से पढ़ लें फिर अपना ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लें। अरे पवन क्या हो गया, 1-2 दिन, रीजन तो बता दिया मैंने कि वो ट्यूबलाइट ब्लिंक कर रही थी। अब ब्लिंक ऐसे ब्लिंक करती हुई ट्यूबलाइट में क्लास लूंगी तो अच्छा लगेगा क्या पवन, ये कोई बात है क्या। मैम टाइम क्यों चेंज करेंगे, तो टाइम इसलिए चेंज कर दिया, 6 बजे क्लास, 5 साढ़े 4 5 बजे वो ट्यूबलाइट ब्लिंक कर रही थी ऐसे, और फिर इतनी देर में कौन इलेक्ट्रिशियन आ जाता है भैया, टाइम लेता है। पर समझ रहे हो, मेरे घर का तो कोई इलेक्ट्रिशियन है नहीं, उसको आने में भी टाइम लगा, ठीक करने में टाइम लगा, इसलिए थोड़ा सा क्लास लेट करवा दिया। ओफ, उससे अच्छा क्लास ले रही हूं मैं, इसमें भी आपको प्रॉब्लम है पवन, है
कुछ बच्चे तो सच में ही ऐसे होते हैं कि बस टीचर को कुछ भी बोल लो, टीचर सुनने के लिए ही बना है। ऑफलाइन बहुत अच्छा होता है क्लासेस, ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाती हूँ, नीट वाले बच्चों को भगवान से कम इज्जत नहीं देते वो, उन्हें लगता है बस मैं भगवान है वो। लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे कोई इज्जत नहीं देते टीचर को। एक कह रहा है काय अपनी मर्जी से टाइम चेंज कर देते हो, एक दिन टाइम चेंज हो गया तो क्या हो गया, 15-20 दिन तो हो ही गए होंगे आपके बैच को स्टार्ट हुए, है ना। तो क्या हो गया, अगर वो भी एक जेन्युइन सी प्रॉब्लम थी कि भैया वो ट्यूबलाइट ऐसे ब्लिंक कर रही थी, क्या करती वो उसके अंदर क्लास ले लेती, तो आप ही कहते मैम ये क्या है, भूतिया लग रहा है, एकदम ऐसा लगता आपको पक 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 ऐसी हो रही थी। चलो सुनो, मैंने कहा कि डब्ल्यूबीसी होती है वो 5 टाइप की होती है, 5 में एक हमने पढ़ा लिम्फोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट होती है ना बच्चा, ये लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। जो मुझे पढ़ाना था थोड़ी सी बात वो यहां जान लो, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। जब बात करते हैं ना बच्चा टी लिम्फोसाइट की, यहां से क्वेश्चन आता है, क्या आता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब कभी किसी इंसान को एचआईवी एड्स हो जाता है, अभी भूल जाओ एचआईवी क्या है, एड्स क्या है, अभी चुपचाप सुनो, क्योंकि हम एचआईवी एड्स के लिए एक सेपरेट 1 घंटे की क्लास लगेगी इसको पढ़ाने के लिए। लेकिन अभी हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, अभी अपना चैप्टर पढ़ेंगे, बाद में मैं आपको एचआईवी एड्स की 1 घंटे की क्लास पढ़ाऊंगी, क्योंकि बीमारी बड़ी है, इसको पढ़ाने में पूरा टाइम लगता है ना बच्चा। तो एचआईवी एड्स अगर किसी इंसान को होता है ना, तो क्या होता है, सबसे पहला आपको याद रखना है, जब कभी किसी इंसान को एचआईवी एड्स होता है तो उस इंसान की डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी आ जाती है। यानी कि अगर आप उसके बॉडी में खून निकाल के उसमें डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी चेक करोगे ना, तो बच्चा आपको क्या मिलेगी, डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी मिलेगी, कमी हो जाती है, डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो जाती है। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा है जिस इंसान को एचआईवी एड्स होता है ना, क्या होता है एचआईवी एड्स सब भूल जाओ, अभी जितना मैम करी सिर्फ बस इतना सुनो, ठीक है। मैंने कहा कि जब एचआईवी एड्स किसी को होता है तो उसके बॉडी में डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी आ जाती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसका उल्टा कभी मत कर देना कि किसी इंसान के बॉडी में डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी है तो उसको एचआईवी एड्स हो गया, नहीं नहीं, आपने सुना ना डेंगू मलेरिया होता है तो प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाती हैं, कभी ये नहीं सुना है कि प्लेटलेट्स डिक्रीज होने से डेंगू हो जाता है, नहीं ना। तो 2 अलग अलग बातें, इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ, इसलिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन करके बता रही हूं। तो बच्चा जब कभी किसी इंसान को एचआईवी एड्स हुआ, उसके बॉडी में डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी आ जाती है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कौन से टाइप की डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है। सबसे कम हो जाती है टी लिम्फोसाइट। टी का मतलब होता है यहाँ पे टारगेट, जो टारगेट पार्ट पे जाके अटैक करती है। अब टारगेट क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। तो बच्चों अगर आपसे पूछ रहे ना कि एचआईवी एड्स के समय डब्ल्यूबीसी तो कम होती है, सबको पता ही है बात, तभी तो उस इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है ना, और धीरे 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 इतना कमजोर हो जाता है कि फिर वो खत्म ही हो जाता है। तो बच्चों लेकिन ये पूछ ले कि कौन से टाइप के डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है, तब आपको याद रखना है टी लिम्फोसाइट, टी फॉर टारगेट लिम्फोसाइट, जो टारगेट के ऊपर जाके अटैक करती हैं। टारगेट बोले तो जो बाहर से इंफेक्शन आया है उसके ऊपर जाके उसे मार गिराती है। तो बच्चा ये दोनों पॉइंट अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब एचआईवी एड्स एक सेपरेट चैप्टर है, 1 घंटा लगेगा उसे पढ़ने में, क्यों होता है कैसे होता है वो तब समझ में आएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो आपका डब्ल्यूबीसी वाला पार्ट बचा है उसकी जरा बात कर ले। अगर आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी कम हो जाए, डब्ल्यूबीसी की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दी थी, वो क्या हो जाए, वो डिक्रीज हो जाए, तो इस स्टेज को नाम क्या दिया जाता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर आरबीसी कम हो जाती है तो उस स्टेज को हम अनेमिया कह देते हैं, अगर आरबीसी ज्यादा होती है तो उसको हम पॉलीसाइथेमिया कह देते हैं। तो ऐसे ही अगर डब्ल्यूबीसी की जो क्वांटिटी होनी चाहिए उससे कम आ जाए कभी, तो उस स्टेज को हम नाम देते हैं ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया वो स्टेज होती है बच्चा जब कभी किसी इंसान के बॉडी में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम रहती है। अब आप खुद सोचो, अगर किसी की डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी है उसका मतलब उसका क्या है, इम्यून सिस्टम कमजोर है। तो ऐसे लोगों की इस स्टेज को हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अब आप बोलोगे मैम ल्यूकोपीनिया में क्या हो जाता है, भाई सामने वाला इंसान का इम्यून सिस्टम ही कमजोर है, बाहर से कोई भी इंफेक्शन आ सकता है और कोई भी बीमारी हो सकती है उसको।
जब मेरा इम्यून सिस्टम ही कमजोर है, मेरे अंदर जो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मेरी डब्ल्यूबीसी सही से काम नहीं कर रही है, तो बाहर से कोई भी आ जाए, चाहे बैक्टीरिया आ जाए वो भी मेरे बॉडी में अटैक कर देगा, कोई वायरस आ जाए वो भी बीमारी कर देगा। इसका मतलब मैम ऐसे लोगों की इम्यूनिटी क्या रहती है, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी लो रहती है, इनकी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है। और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इस स्टेज को हम नाम देते हैं ल्यूकोपीनिया स्टेज, ल्यूकोपीनिया स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ जी, कोरोना वायरस वापस आ गया है, बड़ी घबराने की बात है। सुनने में तो ये आ रहा है कि 5 मौत भी हो चुकी हैं नए कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया है, 4 केरला में, 1 यूपी में डेथ भी हो चुकी है, आज ही आपने सुना होगा। अब डब्ल्यूबीसी की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए, अगर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तब हो जाता है आपको ल्यूकेमिया, तब हो जाता है ऐसे लोगों को ल्यूकेमिया। और बच्चा ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया को हम आम भाषा में ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। अब ब्लड कैंसर के नाम से तो बहुत सारे लोग जाने होंगे, सबसे ज्यादा जाने होंगे कि युवराज सिंह को ब्लड कैंसर हो गया था, है ना, फिर भी वो प्रॉपर तरीके से रिकवर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी खेलने आ गया था वर्ल्ड कप, है ना। अब जरा जानते हैं कि ल्यूकेमिया कैसे हो जाता है, इस पे बात करते हैं। मैंने कहा कि अगर किसी इंसान के बॉडी में डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी बढ़ जाए, अब बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 100-200 बढ़ गई, 1000 बढ़ गई, 2000 बढ़ गई, नहीं, 100 ml ब्लड में 8 से 10,000 आनी चाहिए थी, लेकिन आ गई 8 से 10 लाख। आ गई कितनी, 8 से 10 लाख आ गई। अब बच्चों 8 से 10 लाख हो आ गई, ये बताओ डब्ल्यूबीसी बनती कहां है, बनती कहां है, आप सब जानते हैं जहां खून बनता है। और खून कहां बनता है, तो खून बोन मैरो में बनता है। यहां पे बननी चाहिए थी 100 ml ब्लड में 8 से 10,000, लेकिन आ गई बच्चा, यहां पे बन गई कितनी सारी, आप बताओगे बच्चा, यहां बन गई मैम करोड़ों में बन गई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा, कैसे बन गई मैम। मैंने आपको जो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि एक सेल से 2 सेल बनती हैं, फिर 2 से 4, ऐसे ऐसे करके हमारे बॉडी में एक प्रोसेस चलता रहता है। उसी प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं, उसी को हम कोशिका विभाजन कहते हैं, है ना। जब तक आपके बॉडी में ये कोशिका विभाजन, ये सेल डिवीजन कंट्रोल्ड वे में है, कंट्रोल है, कंट्रोल का मतलब जितना बनना चाहिए उतना हो रहा है, तब तक आप ठीक हो भैया। जिस दिन ये सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो गया, अनकंट्रोल्ड का मतलब है अनियंत्रित हो गया, भैया इतना ज्यादा फास्ट सेल डिवीजन हो रहा है कि बननी चाहिए थी 8 से 10,000 और बन गई 8 से 10 लाख। अब क्या होगा, क्या होगा आप खुद सोचो। यहां पे 8 से 10 लाख बन गई, इतना अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो गया, कौन सी सेल्स में, डब्ल्यूबीसी में। हम डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं ना, तो व्हाइट ब्लड सेल्स इतनी ज्यादा बन गई, सिर्फ 8 से 10,000 चाहिए थी मुझे, बन गई 8 से 10 लाख। अब आप खुद सोचो डब्ल्यूबीसी का नेचर क्या है, लड़ाई करना। अब बच्चों ये इतनी ज्यादा बन जाएंगी, नेचर तो ये अपना भूलेंगी नहीं, नेचर कैसे भूल सकती है, इनकी जो प्रकृति है वो प्रकृति रहेगी। जनरली ये इन्फेक्शन से लड़ाई करती है, लेकिन इतना ज्यादा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो गया कि बच्चा इतनी सारी डब्ल्यूबीसी आ गई, वो आपस में ही लड़ाई करना शुरू कर देती है, आपस में ही ब्लड सेल्स को मार गिरा देती हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी इसको मारेगी या इसको मारेगी, ऐसे ही फिर आरबीसी को मारेंगी, प्लेटलेट्स को मारेंगी, ऐसे करके बच्चा आपके ब्लड के अंदर सेल्स धीरे 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 क्या होने लग जाएंगी, डेड, यानी कि मरने लग जाएंगी, लड़ाई करेंगी मर जाएंगी। और मरी हुई सेल्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, चार्ज होता है तो चीजें दूर जाती हैं, है ना, चार्ज नहीं है तो धीरे धीरे ये ब्लड की सेल्स मर के इस तरीके से ऐसे आपकी एक जगह कलेक्ट होती जाएंगी, ऐसे धीरे 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 आपके खून के अंदर ऐसे इन सेल्स, ये सेल्स ऐसे 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 जुड़ने लग जाएंगी, और आपका जो खून है ना वो गाढ़ा सा होने लग जाएगा, और फिर धीरे 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 ये खून यहाँ पे जमने लग जाएगा, जम सा जाएगा, आपको लगेगा इस खून की तो यहीं पे गांठ सी बन गई है, और फिर उसी स्टेज को हम ल्यूकेमिया, उसी को हम ब्लड कैंसर का नाम देते हैं बच्चा।
ब्लड कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ WBC इज नॉन एज ब्लड कैंसर। ये ब्लड कैंसर की डेफिनेशन है, परिभाषा है। जब हमारे WBC के अंदर अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लग जाए, और जब हमारी WBC बननी चाहिए थी कितनी, 8 से 10 हजार, लेकिन बन जाती हैं बच्चा कितनी, आप बताओगे 8 से 10 लाख 100 ml ब्लड में। तो इतनी सारी WBC आपस में फाइट करके आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं और आपके कंप्लीट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और ब्लड सेल्स के ऊपर चार्ज नहीं बचता, ब्लड सेल्स आती हैं, आपके खून को गाढ़ा करती हैं, धीरे धीरे उस खून के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आने लगती है, और धीरे धीरे आपको डॉक्टर कहता है अरे आपको खून वून की उल्टियां होंगी, और या फिर हो सकता है आपको अनकॉन्शियस, जैसे युवराज सिंह खेलते खेलते बेहोश हो गए थे, अब बेहोश होने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि बच्चा आपको पता है इसी खून में आरबीसी, और आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन पहुंचाना। जब आरबीसी प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, खून जमने लग गया धीरे धीरे, खून का क्लॉट सा बनने लग गया धीरे धीरे अंदर ही, है ना, तो बच्चा आपको आरबीसी आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच रही है, आपके ब्रेन तक, दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, आपका दिमाग अनकॉन्शियस हो जाएगा और आप बेहोश हो जाओगे। जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा आपको तो ब्लड कैंसर हो चुका है। अब वो कौन सी स्टेज है, कहां? ब्लड कैंसर आपको पता है बहुत जल्दी फैलता है भाई। वो कैंसर जो खून के अंदर है, खून तो यहां से लेकर यहां तक 24 घंटे घूम रहा है। तो ब्लड कैंसर 1 महीने पहले यहां था लीवर वाले में, कल फेफड़े वालों में, फिर 2 महीने बाद हार्ट तक पहुंचेगा, तो वो आपकी लास्ट स्टेज है आपकी। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रही हूं बच्चा कि जब कभी WBC बहुत ज्यादा हो जाती है ना, अब बहुत ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि 200-400 ज्यादा हो गई, ठीक है, तो उस स्टेज को हम ल्यूकेमिया कहते हैं, और ल्यूकेमिया को हम आम भाषा में ब्लड कैंसर का नाम देते हैं। वो कैंसर जो हमारे खून के अंदर हो गया है। ठीक है, कब कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है। इस बोन मैरो में जो WBC बनती है, उनके अंदर सेल डिवीजन बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो जाता है, बहुत ज्यादा WBC बन जाती है, बहुत ज्यादा WBC पूरे के पूरे ब्लड सेल्स को खराब कर देती हैं, और फिर वो खून गाढ़ा सा होके क्लोट सा बनना शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि आपको खून की उल्टी, आप बेहोश हो सकते हो। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपका क्या करेगा, बायोप्सी करता है। मान लो कि डॉक्टर को लगा कि लीवर तक पहुंच गए, तो लीवर का हल्का सा टिश्यू निकालेगा यहां से, और इस टिश्यू को निकाल के लैब में लेके जाएगा। तो इस टेस्ट को बोलते हैं बायोप्सी, बायोप्सी कहा जाता है इसको। और फिर इस बायोप्सी को देकर डॉक्टर चेक करता है कि इसमें क्या ऐसी सेल्स हैं जिनमें, मतलब ऐसे WBC हैं जो किसी भी टाइप का कोई क्लोट कर रही है, या कैंसर या कार्सिनोजेनिक सेल्स हैं। तो है तो आपको डॉक्टर बोलेगा देखो आपको, और है तो किस लेवल तक की है, यानी कौन से लेवल का आपको कैंसर है, ये सब आपको फिर डॉक्टर बताता है। ठीक है, अभी मैं आपको कैंसर फिर पढ़ाऊंगी, ह्यूमन डिजीज वाला चैप्टर होगा, वहां पे सब पढ़ाऊंगी कितने टाइप का कैंसर होता है, कौन सा टाइप का कैंसर होता है जो एक ही जगह होता है, आगे नहीं फैलता है, कौन से टाइप का कैंसर होता है जो आगे से आगे फैलता है। ये सारी बातें हम तब करेंगे। अभी के लिए हम WBC पढ़ रहे थे, तो यहां पर हम इतना ही पढ़ेंगे। 4 क्वेश्चन पढ़ाए हैं अभी, चारों क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए आपको कि HIV एड्स होती है तो कौन सी ब्लड सेल्स या किस टाइप के WBC कम हो जाती हैं, और WBC कम होना क्या कहलाता है, और WBC ज्यादा होना क्या कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हमारी लास्ट टाइप की जो ब्लड सेल्स बची हैं, दीज आर ब्लड प्लेटलेट्स। तो लिख दीजिए 3 नंबर पे जो हमारे ब्लड में सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं हम ब्लड प्लेटलेट्स। बहुत अच्छा काम करती हैं, हिंदी में बोलते हैं रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स। क्या होती हैं ये ब्लड प्लेटलेट्स, जरा बात कर लेते हैं इस पे। आरबीसी का काम समझ में आया, WBC का अपना काम है, आरबीसी का अपना काम है। अब हम पढ़ेंगे कि आपका ब्लड प्लेटलेट्स क्या काम करता है। जैसे हमने आरबीसी को नाम दिया था एरिथ्रोसाइट्स, WBC को बोला था ल्यूकोसाइट्स, वैसे ही ब्लड प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इनका दूसरा नाम क्या होता है, तो इनको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं बच्चा। साइट का मतलब सेल होता है, कोशिका होता है। थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लोट करवाने वाली, क्लोटिंग सेल्स होती हैं ये। क्लोट का मतलब होता है रक्त का थक्का जमाने वाली सेल्स। अगर कभी आपको कहीं पर चोट लग जाए, चोट लगने के बाद क्या होता है, चोट लगने के बाद आपका खून निकलता है थोड़ी देर के लिए, और फिर
वो खून निकलना बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में केमिकल प्रोसेस होती है जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, जिसको रक्त का थक्का जमना बोलते हैं। और उसी थक्के को जमाने वाली या जमने में हेल्प करने वाली सेल्स थ्रोम्बोसाइट्स या हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं इनको। आइए जरा बात करते हैं कि इनकी क्वांटिटी की कितनी होनी चाहिए। तो बच्चा, लड़का और लड़की में इनकी संख्या बराबर रहती है। मिनिमम 1.5 लाख होनी ही होनी चाहिए। मैं आपको मिनिमम भी लिखवा देती हूँ, ठीक है। 1.5 लाख ये मिनिमम है। और आप ऑन एन एवरेज बात करोगे तो बच्चा आपकी ये जाती है 5 से 5.5 लाख, इतनी होनी चाहिए। और कितने में? तो 100 ml ब्लड में, ठीक है। ये मिनिमम लिखवाया है, कभी कभी बुक्स में लिखी भी आ सकती है 4 से 5 लाख, तो ये भी आपको सही करना है, ठीक है। 1.5 लाख तो मैंने मिनिमम लिखवाया है। सुना होगा ना, किसी को डेंगू हो गया, बहुत खतरनाक, प्लेटलेट्स गिर गई, सिर्फ 20,000 प्लेटलेट्स बची हैं, है ना। सुना होगा आपने। बताएंगे अभी क्या हो जाता है, फिर क्या डर लगता है उस आदमी को। और हर साल बहुत सारे लोग मरते हैं, स्पेशली दिल्ली में तो इतना डेंगू फैलता है, इतना डेंगू फैलता है, हजारों लोग मर जाते हैं डेंगू से हर साल। इनकी क्वांटिटी मिनिमम 1.5 लाख आनी चाहिए। वैसे 4 से 5 लाख एवरेज होता है बच्चा, कभी कभी बुक्स में 4 से 5 लाख भी लिखा हुआ आ सकता है, यानी कि 1.5 लाख से कम आएंगी तो फिर खतरे की घंटी है वो। चलो बात करते हैं ये भी कहां बनेंगी। तो जहां खून बनता है वहीं पे तो बनेंगी। अब खून कहां बनता है, तो अब तक तो पता हो जाना चाहिए था, ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, तो वहीं पे बनती है ये, यानी कि ये भी अस्थि मज्जा में बनती हैं, बोन मैरो में बनती हैं। बनेंगी, कितना दिन सरवाइव करती हैं, यानी कि मैम इनका लाइफ स्पैन क्या होना चाहिए, इनका जीवन काल क्या होना चाहिए। तो इनका जीवन काल आपको बुक्स में मिलेगा, या तो मिलेगा आपको 8 से 10 दिन का। अब 8 से 10 दिन को आप क्या लिख सकते हो, 1 से 1.5 सप्ताह लिख सकते हो ना। तो कभी कभी 1 से 1.5 वीक भी लिखा हुआ मिल सकता है, 1 से 1.5 सप्ताह भी। मैम ये क्वेश्चन बिहार एसआई में आया था, ओके आ गया होगा। 8 से 10 दिन का मतलब होता है 1 से 1.5 वीक, तो 1 से 1.5 वीक भी आ सकता है कभी कभी। जरा बात करते हैं कि मैम इनकी डेथ कहां हो जाती है, इनकी मृत्यु कहां हो जाती है। ये बच्चा या तो आपके खून में ही मर जाएंगी, और ये थोड़ी बहुत ये वहीं पे जाती है जहां पे आपकी आरबीसी जाती है। और आरबीसी कहां जाती है? प्लीहा में। लेकिन याद रखना, स्प्लीन में सबसे ज्यादा आरबीसी जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या जाती हैं? आरबीसी जाती हैं। बात करते हैं इनकी शेप की, कि इनका आकार कैसा होता है। तो बच्चों इनका भी आकार फिक्स नहीं होता है, इनको भी इनका फंक्शन ही ऐसा है कि ये फिक्स नहीं कर सकती अपने आकार को, ये भी अनिश्चित आकार की होती हैं, यानी कि कोई फिक्स नहीं है। इसका मतलब मैम हम ये समझें कि आरबीसी का ही आकार फिक्स है। हाँ जी बच्चा, आप बिल्कुल यही समझो कि हमारे खून में जो आरबीसी होती है उनका ही एक फिक्स शेप होता है, उनका काम भी सही है, फिक्स है वही, इसलिए इनका शेप भी फिक्स होता है, ठीक है बच्चों। बात करते हैं मैम कि इनका फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है, बस यही मेन है। बहुत अच्छा काम करती हैं। क्या काम करती हैं? तो भैया खुद ही आप लिख लो। ये क्या काम करती हैं? तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग करवाती हैं बच्चा। अगर ये नहीं होंगी तो आपको चोट लगेगी तो खून बाहर ही निकलेगा, ऐसे बहता जाएगा, खून की गंगा बह जाएगी और आप मर जाओगे। तो अच्छा ये है कि आप ये जान लो कि बढ़िया तरीके से आपके बॉडी में प्लेटलेट्स हैं, तो तब तक आपको चोट लगेगी तो थोड़ी देर के बाद आपका खून का बहाव बंद हो जाता है। तो इनका काम होता है रक्त का थक्का जमाना। अब मैम ये रक्त का थक्का जमता कैसे है, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सुने होंगे ना, 3-4 तो मैं ऐसे ही बता देती हूं। ब्लड का थक्का कौन नहीं जमाता, कौन जमाता है, कौन सा प्रोटीन मेन होता है, कौन सा मिनरल चाहिए, कौन सा विटामिन चाहिए, सारे क्वेश्चन आते हैं। सब अभी 10 मिनट के बाद आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो बच्चा थ्रोम्बोसाइट्स वो सेल्स हैं जो हमारे बॉडी में ब्लड का क्लॉट करवाने में हेल्प करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती हैं। अब बात करेंगे हम ये ब्लड का क्लॉट बन कैसे जाता है मैम। जब कभी भी आपको चोट लगती है ना बच्चा, तो चोट लगने के बाद हमारे बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। आप सब जानते हैं हमारे बॉडी में एक दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, पढ़ाया था आपको है ना, कितने टाइप से होती हैं वो भी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में पढ़ा दिया था।
यानी कि रक्त का थक्का जमता कैसे है। कभी आपने सोचा है कैसे खून बाहर निकल रहा होता है, फिर वो जम कैसे जाता है, तो वही हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और अब थोड़ा सा टफ लगने वाला है आपको, अगले 15 मिनट तक बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल कमेंट मत करना, ठीक है ना। हाँ मैं बता दूंगी बच्चा, इंजेक्शन का नाम बता दूंगी बच्चा, रोहित डोंट वरी, अभी रुक जाओ। एचपीवी इंजेक्शन बोल दो कि लगा देगा वो। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होता क्या है ये जान लो बहुत अच्छे से। अगले 15 मिनट तक कोई कमेंट मत करना, क्योंकि ये यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चा वनडे एग्जाम में ना, कैसे लगता है। और जहां पे भी आपने थोड़ा सा भी छोड़ा ना कमेंट करने के चक्कर में, फिर वहां से समझ में नहीं आएंगी चीजें। सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बताओ कि हमारे बॉडी में कभी खून जमता क्यों नहीं। मैंने पढ़ाया था ना किसकी वजह से नहीं जमता, हेपेरिन की वजह से। हेपेरिन एंटी क्लॉटिंग फैक्टर माना गया है। एंटी क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। अच्छा रक्त का थक्का कब नहीं जमता, मैं एकदम हेल्दी हूं, अभी मुझे कोई चोट वोट नहीं लगी है, तो मेरे शरीर के अंदर क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए ना। अगर अंदर ही मेरा खून, जैसे मेरा आप मान लो यहां से एक नस है, ये ऐसे जा रही है, खून लेके जा रही है हार्ट से, एक मेरा ब्रेन के पास लेके जा रही है खून, और खून में आरबीसी मतलब ऑक्सीजन जा रहा है, खून मेरे दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। जब तक मेरे दिमाग तक ऑक्सीजन है तब तक मेरा दिमाग सही चल रहा है। जिस दिन मेरे दिमाग के पास ऑक्सीजन की कमी हुई, सबसे पहले मेरा दिमाग अनकॉन्शियस हो जाएगा। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश हो जाऊंगी मैं, ठीक है बच्चा। बेहोशी का कारण ही यही होता है कि आपके दिमाग के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंची। अब आप सोचो कि अगर कभी जो खून जा रहा था वो अंदर ही जम जाए, नसों के अंदर ही इसकी क्लोटिंग हो जाए, तो ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। इसी को बोलते हैं स्ट्रोक पड़ गया। सुना होगा ना, फलाना इंसान को स्ट्रोक पड़ गया, फलाना इंसान को हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रोक पड़ गया, नसों में खून जम गया, वहीं मर गया था वो। ऐसे आपने बहुत सारे सुने होंगे इंसिडेंट, आजकल तो बहुत हो रहे, नए नए 20-20 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ जा रहे हैं, है ना। सब बातें बताएंगे कैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो जब तक आपके खून में हेपारिन है, अंदर आपके बॉडी में ब्लड का क्लॉट नहीं हो सकता। इसका मतलब मैम हेपेरिन ब्लड का क्लॉट होने नहीं देता। और अब आपको चोट लगी, तो चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, क्लॉट करवाना होता है। मान लो इस हिस्से में आपको चोट लगी, ऐसे ही आप जा रहे थे, कहीं हाथ वाथ लग गया, चोट लग गई। अब चोट लगी तो क्या हुआ, यहां की नस फट गई। नस फटी, सबसे ऊपर क्या है, आपकी स्किन है, स्किन हटेगी, नीचे मांस है, स्किन के नीचे मांस है, आपने देखा होगा। मांस के नीचे क्या रहती है, आपकी ब्लड वेसल्स रहती हैं। ब्लड वेसल्स फटी, फटने से खून बाहर निकल गया। मान लो इस हिस्से पे आपकी ऐसे ब्लड वेसल थी, इसमें ऐसे खून जा रहा था, ये बीच से फट गई, ये खून आपका बाहर निकल गया, ऐसे ऐसे। यहां का मांस भी फटा, जैसे चोट लगी, चोट लगने से ये आपका लाल लाल कलर का खून निकल रहा है, ऐसे ऐसे आपके फर्श पे गिर रहा है, गिर रहा है, सही, बिल्कुल सही बात है, यहां से गिर रहा है, यहां चोट लगी, ये मांस था यहाँ पे। और आपके मांसपेशियों में होता है कैल्शियम। सबसे पहला क्वेश्चन यहां साइड में लिखते जाना, ठीक है। कैल्शियम, आपका जो मांस फटता है उस मसल्स में रहती हैं, उन मांसपेशियों में कैल्शियम होता है। बिना कैल्शियम के आपकी मसल्स किसी काम की नहीं है। कैल्शियम है, जैसे ही चोट लगी, मांस फटा, कैल्शियम निकल रहा है, यहां से निकल रहा है। तो सबसे पहली चीज हमें यही चाहिए था, कैल्शियम ब्लड का क्लॉट करवाने के लिए मिल गया। कैल्शियम कहां से मिला है, फटे हुए मांस से, वो मांस जो फट गया, है ना बच्चा। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना, 3 केमिकल रिएक्शन है, मैं लिख देती हूं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये तीनों आपको पढ़नी है। ओके मैम, हो गया। अब ये बताओ, ये खून निकल रहा है यहां से बाहर, बिल्कुल निकल रहा है, और खून में एक प्रोटीन पढ़ाया था मैंने, याद है आपको कौन सा प्रोटीन पढ़ाया था, प्रोथ्रोम्बिन। अब मुझे कौन बच्चा कमेंट करके ये बताएगा कि खून में प्रोथ्रोम्बिन कहां होता है, जल्दी से बता दो, पढ़ा चुकी हूं मैं, याद कर लो। जब मैंने आपको प्लाज्मा पढ़ाया था तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है। अब मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगी, पढ़ाया था, बिल्कुल मैम पढ़ाया था। चोट लगने पे खून निकल रहा है, खून में प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में एक प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन होता है मैम, बिल्कुल होता है, समझ गए। अब बच्चा दूसरा पॉइंट सुनो, जो आपकी यहां पर चोट लगने से सेल्स डैमेज हुई हैं, जो आपकी मांस के अंदर सेल्स थी, कोश, मांस क्या है, सेल से बना हुआ है, तो उन्हीं सेल्स में क्या था, उन्हीं सेल्स में एक केमिकल था, कौन सा, थ्रोम्बोप्लास्टिन।
कौन सा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्वेश्चन आते हैं कौन सा कहां से आया, हिंदी में सेम नाम है बच्चा। ये आता है आपका डैमेज्ड सेल से। डैमेज सेल्स को आप ये भी लिख सकते हो मांसपेशियों से, यानी कि मांस से आता है। एक बार फिर से सुन लो, जितना मैंने पढ़ाया है उतनी चीज। ये पहली केमिकल रिएक्शन चल रही है आपकी। चोट लगी, लगने से मांस फटा, मांस में कैल्शियम निकलेगा और मांस में एक दूसरा यहां से थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल निकलेगा। ये केमिकल है बच्चा, ये रसायन है, ये केमिकल निकलेगा, ठीक है। और उसी खून के प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन होता है। तो पहला केमिकल रिएक्शन सुनो, प्रोथ्रोम्बिन के साथ जुड़ेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन और किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम की प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। किसमें? थ्रोम्बिन में। हिंदी में सेम नाम है थ्रोम्बिन। और बच्चों मैंने बहुत अच्छे से आपको एक चीज ये भी पढ़ाई थी कि प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ना, वो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। डीएक्टिवेटेड का मतलब होता है ये है लेकिन काम नहीं कर सकता, इसे एक्टिव करवाना पड़ेगा, इसे एक्टिव करवाना पड़ेगा। तो प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिव फॉर्म ही थ्रोम्बिन होता है। ये थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया, ये जाग गया, ये सो रहा था ये जाग गया, अरे भैया कहां कहां चोट लगी, कहां चोट लगी। तो जैसे ही थ्रोम्बिन बना, इसका मतलब चोट लगी है। थ्रोम्बिन बनेगा ही तब जब आपको चोट लगेगी। ये थ्रोम्बिन सबसे पहले जाता है किसके पास? हिपैरिन के पास। और हिपैरिन को क्या कर देता है? इस हिपैरिन को डीएक्टिवेटेड कर देता है। आप खुद सोचो बच्चा कि जब तक हिपैरिन होगा, क्या हिपैरिन ब्लड का क्लोट होने देगा? नहीं होने देगा ना। हिपैरिन इज ए एंटी क्लोटिंग प्रोटीन, ये ब्लड का क्लोट नहीं होने देता है। तो हमें अब क्लोट करवाना है क्योंकि हमें चोट लग रही है भैया, खून बाहर निकल रहा है, खून को जमाना है यहीं पे ताकि बाहर ना निकले। तो ये थ्रोम्बिन जाके पहला काम करके आता है, हिपैरिन को डीएक्टिवेटेड करता है। हिपैरिन चुप रहो, अब हमें ब्लड का क्लोट करवाना है। ये हिपैरिन शांत पड़ जाता है, ये कहता है ठीक है भैया करवा लो, जो करना है वो कर लो। ओके, ये पहला केमिकल रिएक्शन हो गया आपका किसका? ब्लड क्लोटिंग का। बहुत क्वेश्चन बनेंगे, मैं आप लोगों से ही पूछूंगी, मैं नहीं बताऊंगी। पहला केमिकल रिएक्शन हो गया। अब दूसरा सुनो, दूसरा केमिकल रिएक्शन क्या होगा? मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारी प्लाज्मा में एक क्या होता है, एक और क्लोटिंग प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। हाँ जी मैम, और आपने ये भी कहा था हिंदी में हम इसको फिब्रिनोजन भी कहते हैं। फाइब्रिनोजन इज द मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग, ये भी लाइन बोली थी ना मैंने, कहा था इसके बिना ब्लड का क्लोट नहीं हो पाएगा। अब ये थ्रोम्बिन दूसरा काम क्या करता है? इसे थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में, इस थ्रोम्बिन की, अब ये थ्रोम्बिन एज ए एंजाइम भी काम करेगा। पहला काम ये था, दूसरा काम ये। और ये क्या करेगा? इस फाइब्रिनोजन को तोड़ देगा फाइब्रिन की फॉर्म में। अच्छा, ये फाइब्रिन क्या है जरा ध्यान से सुनना। ये फाइब्रिन क्या है इसको मैं सुनाती हूं आपको बहुत ध्यान से। हमने बचपन में कपड़े की बॉल बनाई थी ना, बहुत सारे कपड़े लपेट के काट काट के गेंद बना ली थी और उससे खेलते थे। आपने देखा जब वो कपड़े की बॉल फट जाती थी तो उससे ऐसे ऐसे रेशे निकल जाते थे, फाइबर निकल जाते थे, है ना, निकल जाते थे ना। ठीक ऐसे ही समझो, फाइब्रिनोजन इस तरीके से एक बड़ा सा प्रोटीन है और इसमें बहुत सारे ऐसे फाइबर हैं, ऐसे रेशे हैं, ऐसे धागे हैं बहुत सारे। और जब ये फाइब्रिनोजन टूट जाता है तो फाइब्रिन में बदल जाता है। और फाइब्रिन क्या है? ऐसे धागे हैं, ऐसे बहुत सारे धागे निकल गए, ऐसे बच्चा, ऐसे ये देखो, ये बहुत सारे रेशे निकल गए, धागे निकल गए। अब ये धागे क्या करेंगे? ये धागा, तीसरी केमिकल रिएक्शन देखो, ये फाइब्रिन किसके साथ जुड़ जाएगा? आपकी ब्लड प्लेटलेट्स के साथ जुड़ जाएगा। प्लेटलेट्स का मतलब है जो आपके खून के अंदर सेल्स हैं, और उन प्लेटलेट्स को बांध देगा आपकी ब्लड की सेल्स को यहां पे इस तरीके से। देखो, ये फाइब्रिन थे, ये फाइबर है ऐसे, और ये आपकी ब्लड की सेल्स हैं, ये सेल्स हैं। दूसरे कलर से बनाते हैं, पिंक से, ये सेल्स है। इस तरीके से जो खून आपका बाहर निकल रहा था, ब्लड के कंपोनेंट्स बाहर निकल रहे थे, उनको यहीं पे बांध दिया और इसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग।
इसी को कहते हैं हम ब्लड क्लोटिंग, यानी कि यही रक्त का थक्का कहलाता है। आप सोचो, खून ऐसे बाहर निकल रहा था, इसी खून को ऐसे बांध दिया यहां पे ऐसे, तो खून जम गया। और जब खून जम गया तो आप समझते हो वो खून बाहर नहीं निकलेगा। जो खून आपका ऐसे बह रहा था वो यहीं पे जम गया और पपड़ी सी आ जाती है, देखा होगा आपने जब चोट लगती है तब, है ना। तो बच्चा इसी को ब्लड का क्लोट बनना कहते हैं। जैसे बहुत सारे मोती, अगर मोतियों की माला है, माला टूट जाती है तो मोती बिखर जाते हैं, और माला को एक धागे में पो दो और उसको आप कैसे भी मोल्ड कर सकते हो। ठीक वैसे ही ये आपकी ब्लड सेल्स हैं, ऐसे बंध गई किसमें, इन रेशों में, और जिसकी वजह से यहाँ पे खून जम गया, जो खून आपका ऐसे बाहर निकल रहा था। इसी को बोलते हैं ब्लड का क्लोट हो गया, रक्त का थक्का जम गया, ब्लड क्लोटिंग हो गई है, यानी कि अब खून बाहर नहीं निकलेगा, अब खून बाहर नहीं बहेगा, जितना बहना था उतना बह गया है। अब मैं सारी बात बताऊंगी, कितना टाइम लगता है, कैसे लगता है, लेकिन एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, फिर यहां से बनने वाले क्वेश्चंस बताती हूँ। ठीक है बच्चा, चलो क्या क्या सुनो यहां से ध्यान से। मैंने कहा, इसके बाद नहीं बताऊंगी, मैंने कहा आपको चोट लगी, हाँ जी मैम चोट लगी, चोट लगते ही मांस फटता है, मांस के नीचे ब्लड सेल्स होती है, खून बाहर निकलता है, ऐसे खून निकल रहा है, बिल्कुल मांस फटता है, उस मांस में होता है कैल्शियम, बिल्कुल होता है। दूसरा, उसी मांस में एक केमिकल रहता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और खून के अंदर प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में एक प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिन। तो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन बदल जाता है थ्रोम्बिन में। क्यों बदला, क्योंकि भैया ये सोया हुआ है, ये किसी काम का नहीं है, और इसको काम में लेना है, तो थ्रोम्बिन का, इसी का काम करने वाला वर्जन थ्रोम्बिन है। थ्रोम्बिन बना, इसका मतलब कहीं चोट लगी है, अब थ्रोम्बिन आ गया, थ्रोम्बिन कहेगा कहां कहां लगी है चोट, कहां लगी है चोट, तो थ्रोम्बिन सबसे पहले जाके इस भाई साहब को डीएक्टिवेट करेगा, है ना। क्यों करेगा, क्योंकि ये क्लॉट नहीं बनने देगा, ये क्लॉट नहीं बनने देगा, तो इसको जाके डीएक्टिवेट कर दिया, थ्रोम्बिन का पहला फंक्शन हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हिपैरिन को डीएक्टिवेट कौन करता है एट द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, आपका आंसर क्या होगा, थ्रोम्बिन। दूसरा, इसी थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है ना, वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फाइब्रिनोजन इस तरीके से एक कपड़े की गेंद है, जिसमें बहुत सारे कपड़े को फाड़ फाड़ के आपने भरा था, और ये फाइब्रिनोजन टूट जाएगा तो ऐसे रेशे मिलेंगे आपको, ऐसे फाइबर मिलेंगे, और ये रेशे, ये धागे अपने साथ प्लेटलेट्स को जोड़ लेंगे, और साथ में सारी की सारी ब्लड सेल्स को बांध लेंगे यहां पे, और यही बंधा हुआ खून आपका ब्लड क्लोट कहलाता है, रक्त का थक्का जमना कहलाता है। ये 3 केमिकल रिएक्शन है, इस तरीके से आपका ब्लड का क्लोट बनता है जब कभी भी आपको चोट लगती है। अब अगर ये प्रोसेस नहीं हो रहा है तो आपका खून ऐसे बह रहा है, खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसे मर जाओगे, सारा खून बाहर निकल जाएगा। हम कैसे मर जाएंगे, अरे भैया जब सारा खून बाहर निकल गया तो बॉडी में ऑक्सीजन तो जा नहीं रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो कौन सा ऑर्गन काम कर लेगा बिना ऑक्सीजन के, मर जाओगे ना। अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। चलिए जरा क्वेश्चन की झड़ी लगाते हैं, कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनको बहुत तेज तेज करवाना है, अब ये बहुत जल्दी जल्दी करवानी है आपको, चोट लगी है तो भैया 5-7 मिनट के बाद तो क्लोटिंग करवानी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर पता लगे आज चोट लग रही है 3 दिन बाद ब्लड का क्लोट बन रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा, 3 दिन में तो आदमी मर भी गया, तीये की बैठक भी हो गई उसकी, है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड देनी पड़ती है, और आप जानते हैं केमिस्ट्री में एक शब्द होता है कैटलिस्ट, केमिस्ट्री में एक टर्म होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है बच्चा, कैटलिस्ट बच्चा आपकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी स्पीड को फास्ट कर देता है, फास्ट फास्ट फास्ट। एक केमिकल रिएक्शन ऐसे हो रही है धीरे धीरे, कैटलिस्ट ऐड करा, ऐसे ऐसे भागने लग जाती है। तो बच्चा यहां पर भी कुछ कैटलिस्ट यूज होते हैं, और वही आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। पहली केमिकल रिएक्शन में यहां कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, यानी कि इस पहली केमिकल रिएक्शन को फास्ट कौन करवाता है, आपसे ये पूछेगा। तो बच्चा इसे कौन फास्ट करवाता है आपको बताना है, एक फैक्टर होता है, जिस फैक्टर को बोलते हैं फैक्टर 9, फैक्टर 9, और हिंदी में बोलते हैं कारक, कारक। इसका फैक्टर 9 क्यों बोला, क्योंकि ये फैट सा बना हुआ होता है, ये वसा से बना हुआ होता है।
फैक्टर 9। पहली केमिकल रिएक्शन में लिख लेना कौन सा कैटलिस्ट काम आता है, फैक्टर 9। और बच्चा ये जो फैक्टर 9 है ना, इसकी खोज की गई थी सबसे पहले क्रिसमस नाम के साइंटिस्ट, क्रिसमस नाम के बंदे में, क्रिसमस नाम के बंदे में, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रिसमस फैक्टर। तो कभी कभी इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहा जाता है। ये बनता हमारी बॉडी में ही है, जन्मजात बनता है, जब से आपका जन्म हुआ तब से बनता है ये, ठीक है। लेकिन किसमें सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, क्रिसमस नाम के एक लड़के में। अब क्रिसमस नाम तो अंग्रेजों के ही होते हैं, हम लोगों के तो होते नहीं है ना। तो बच्चा इसका नाम कभी कभी क्रिसमस फैक्टर भी कहलाता है। तो पहली केमिकल रिएक्शन को स्पीड देने का काम फैक्टर 9 और दूसरा यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम, ये दोनों काम करते हैं यहाँ। ये लो बच्चा, 2 क्वेश्चन बन गए, सुन लेना कौन कौन सा क्वेश्चन। कौन सा फैक्टर काम आता है ब्लड का केमिकल रिएक्शन करवाने में, फैक्टर 9। कौन सा मिनरल, कैल्शियम क्या होता है, मिनरल होता है, खनिज तत्व होता है, आप सब जानते हैं, ये बात हो गया। अब दूसरी यहाँ पे, दूसरी में कौन काम आता है, दूसरी में थ्रोम्बीन जो है ना, ये वाला थ्रोम्बीन, ये एज ए एंजाइम यहाँ पे काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम प्रोटीन है, ये तो भैया आप जानते हो एक स्टेटमेंट, आप अभी तो बोल रही थ्रोम्बिन प्रोटीन है मैम, अब एंजाइम बोल रही हो आप। एक स्टेटमेंट बोलती हूँ, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। आपने सुना होगा अधिकांशतः 99.99% एंजाइम प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, एक दो को छोड़ दो, आरएनएज, यूरिया जैसा बना, तो ये प्रोटीन है, तो ये एंजाइम ही काइंड ऑफ एंजाइम की तरह काम करना शुरू कर देगा। अब ये थ्रोम्बिन नहीं होता है ना, तो मैंने एक आपको पढ़ाया था पेप्सिन, कभी कभी यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम भी काम आ जाता है। अब आप खुद जानते हो पेप्सिन कहां बनता है, मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगी। तो दूसरी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पे एक तो थ्रोम्बिन खुद काम करता है, और दूसरा P फॉर पेप्सिन, P फॉर पेट, P फॉर प्रोटीन, है ना, याद करवाए थे ना, ये काम आते हैं। और तीसरी में बताते हैं, तीसरी में एक आता है यहाँ पे बहुत ही जरूरी एक विटामिन, और कौन सा विटामिन, विटामिन के। तीसरी केमिकल रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट एक विटामिन काम करता है, जिस विटामिन का नाम होता है विटामिन के। बच्चों क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, देख लो, ये सारे क्वेश्चन है एग्जाम के, ये 4 आपको क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूं कैसे कैसे आएंगे। अभी बात कर लेते हैं इस पे, मैम पूछेगा कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन, चलो अभी बता देते हैं आपको। एग्जामिनर पूछेगा कि रक्त का थक्का जमाने वाला फैक्टर कौन सा है, फैक्टर 9। और ये फैक्टर 9 कहां से, जन्मजात मिलता है भैया हमें, जिसको नहीं मिलाना, जिसके बॉडी में नहीं मिलाना, तो एक बीमारी होता है हीमोफीलिया, जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा आप बताओगे कौन सा मिनरल, कैल्शियम, कैल्शियम काम आता है। तीसरा आपसे पूछेगा कौन सा एंजाइम, तो आपको बताना है थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन नहीं है ना कभी कभी, तो हमें भगवान ने इसका एक ऑल्टरनेट दिया है, पेप्सिन एंजाइम, ये भी काम कर देता है। और चौथा आपसे पूछेगा कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन के इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। इतने एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, सड़ा हुआ क्वेश्चन हो गया ये वनडे एग्जाम का, सड़ा हुआ क्वेश्चन हो गया ये एग्जाम का। समझ में आ गई मेरी बात। अब रोहित जी कह रहे हैं मैम थ्रोम्बिन मेन है, नहीं, अगर फाइब्रिनोजन नहीं होता ना तो वो थ्रेड नहीं मिलते ऐसे, और थ्रेड नहीं मिलते तो वो अपने साथ ब्लड सेल्स को बांध नहीं पाता। इसीलिए हम कहते हैं, एक क्वेश्चन और भी लिख लेना, कि जो फाइब्रिनोजन होता है ना, ये जब टूटता है फाइब्रिन में, तभी तो हमें रेशे मिलते हैं, धागे मिलते हैं, और वही रेशे तो आपके खून की सेल्स को बांध लेते हैं ताकि खून बाहर ना जाए, ताकि खून जम जाए। तो फाइब्रिनोजन को बोलते हैं मेन प्रोटीन फॉर द ब्लड क्लोटिंग, इसको कहते हैं बच्चा। इसके बिना ब्लड का क्लोट नहीं बन सकता, इसके बिना ब्लड का क्लोट नहीं बन सकता। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। बाकी ऊपर वाले तो अगर किसी का सब्जेक्टिव एग्जाम है तो लिखनी, जैसे मेरा बायोटेक किया है मैंने, तो उसमें आता था, 3-4 सेमेस्टर में रिपीट हुआ है, ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस को समझाइए, ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस को समझाइए, तो बहुत बार समझाया था हमने, है ना, लिख के समझाया था। तो ये 3 केमिकल रिएक्शन होती है, और ये हो रही है तब तक आपके बॉडी में ब्लड का क्लोट जम रहा है। और ब्लड का क्लोट तभी जमेगा बच्चा जब आपको चोट लगी है। अंदर ब्लड का क्लोट जमना मतलब खत्म है आपकी कहानी,
अंदर क्लोट जमना मतलब नसों में खून जम गया, और नसों में खून जमना समझते हो, बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, बेहोश हो जाओगे, मर जाओगे, अटैक पड़ जाएगा। तो हमेशा क्लोटिंग वही होती है जहां पे चोट लगती है। अंदर होना मतलब थ्रोम्बोसिस हो गया, अभी पढ़ाएंगे हम आपको। क्लोटिंग हमेशा जहां चोट लगती है वही होना चाहिए। ओके, बात समझ में आ गई। अब सुनो एक क्वेश्चन और यहां से आने वाला। कभी कभी कुछ बच्चों में, कुछ इंसानों में ये फैक्टर 9 जन्मजात ही नहीं मिल पाता है, बन ही नहीं पाता है मतलब। और जिन लोगों में ये फैक्टर 9 नहीं बनता है उन लोगों को एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी को आप प्यार से बोलते हो हीमोफीलिया। कितने बच्चों ने नाम सुना है हीमोफीलिया? हीमोफीलिया का एक और भी नाम होता है, इसको कहा जाता है रॉयल डिजीज, शाही बीमारी। अच्छा, इसको रॉयल डिजीज का नाम क्यों दिया? क्योंकि ये रॉयल फैमिली में सबसे पहले हुई थी। रॉयल फैमिली किसको बोलते हैं? क्वीन विक्टोरिया की फैमिली को। तो क्वीन विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया की फैमिली में सबसे पहले खोजा गया था इस बीमारी को। तो हम इसको कहते हैं हीमोफीलिया बीमारी। हीमोफीलिया में होता क्या है? सबसे पहले बच्चा जानना कि इट इज ए जेनेटिक डिजीज। अब जेनेटिक डिजीज का मीनिंग यहां तक आते आते तो पता लग गया है हमें कि मैम ये आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग क्या होते हैं? जो बाय बर्थ होते हैं, जन्म के साथ आते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं, है ना। अब इस बीमारी में होता क्या है? तो ऐसे लोगों में जन्मजात ही ये फैक्टर 9 बन नहीं पाता है, यानी कि इनमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं बन पाते हैं। ऐसे लिखो तो सुंदर लगेगा। इन लोगों में रक्त का थक्का जमाने वाले जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इन लोगों में अच्छे से नहीं बने या बने ही नहीं। अब आप खुद जानते हो इन लोगों में अगर क्लोटिंग फैक्टर नहीं बने तो ऐसे लोगों को चोट लगेगी, तो चोट लगने के बाद क्या नहीं होगा? नो ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का नहीं जमेगा मैम ऐसे लोगों में। और रक्त का थक्का नहीं जमा तो इनकी क्या नहीं रुकेगी? इनकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। ब्लीडिंग रुकती नहीं है बच्चा, रुकती नहीं है। या तो क्लोट जमने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, 2 घंटे लग गए, 2 घंटे तक तो सारा खून निकल गया ना, मर जाएंगे ऐसे लोग। इनकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, और जब तक ब्लीडिंग नहीं रुकेगी आपको पता ही है खून निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। यानी कि मैम आप ये कह रही है इन लोगों को इतनी सी चोट लगेगी तो इतना खून निकल जाएगा? बिल्कुल यही बात है। फिर इनको वापस चढ़ाना पड़ेगा खून, और अगर थोड़ी ज्यादा चोट लग गई ना फिर इनका खेल खत्म है बच्चा, इनका खेल खत्म है। तो आपको एग्जाम में पूछता है कि रॉयल डिजीज किसको बोलते हैं? हीमोफीलिया को। क्या नहीं होता इस हीमोफीलिया में? इस हीमोफीलिया में जन्मजात ही कुछ लोगों में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन पाते हैं, और फिर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बीमारी ट्रांसफर भी होती है। बिहार में है एक फैमिली में बीमारी, उस पर रिसर्च चलती रहती है, न्यूज व्यूज में आती रहती है, आपने सुनी होगी। उसकी 6 से 7 जनरेशन में ट्रांसफर हो गई है बीमारी अभी तक। अब नाम वाम नहीं याद रखने आपको, दीपिका हम बता देंगे, रुक जाओ यार, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले ये रॉयल फैमिली में खोजी गई, इसलिए इसका बीमारी का नाम भी रॉयल डिजीज या शाही बीमारी बोल दिया है हमने। और ये एक आनुवंशिक रोग है, आगे से आगे जाएगा, यानी कि एक पीढ़ी में आ गया तो फिर इसके आगे की सारी पीढ़ियों में ट्रांसफर होता है। ओके बच्चा, तो इसमें क्या नहीं होता? इसमें ब्लड का क्लोट नहीं बन पाता, या तो बनेगा ही नहीं या बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब जितना ज्यादा क्लोटिंग में टाइम लग रहा है उतनी तो ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है ना। ऐसा सुनने में आता है कि क्वीन विक्टोरिया की फैमिली अपने आप को चोट लगने से बचाती है, यानी कि वो लोग बहुत ध्यान से चलते हैं कि उनका कभी एक्सीडेंट ना हो, बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज करते हैं, क्योंकि उनको अगर हल्की से भी चोट लगी ना, जैसे वो चलते हैं तो अभी मखमल के वो उनके लिए पहले वो बिछ जाते हैं, मखमल समझते हो ना, मखमल के कारपेट बिछ जाते हैं कि कहीं कांटा भी ना लग जाए उनको, कांटा भी लग गया तो फिर कैसी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो बच्चा इसी बीमारी को हम हीमोफीलिया कहते हैं, इसी को हम हीमोफीलिया डे भी आप पढ़ते होंगे करंट अफेयर में, तो वो देख लेना आप कब मनाते हैं, यानी कि उस दिन लोगों को हीमोफीलिया बीमारी के बारे में जागरूक किया जाता है। तो बच्चों ये था आपका क्या, ब्लड क्लोटिंग का रिएक्शन कैसे कैसे होती है। अब मैं आपको बता दूं कि क्लोटिंग में टाइम कितना लगता है।
आप जान के बहुत हैरान होने वाले हो, रक्त का थक्का जमने में सिर्फ 3 से 5 मिनट लग रहा है। ये सारी प्रोसेस होने में इतना ही टाइम लग रहा है बस। यानी कि 3 से 5 मिनट के बाद आपका खून बहना बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत है। और आप जनरली देखना, चोट लगने के बाद 3-4 मिनट के बाद खून निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि 3-4-5 मिनट में तो ये हो जाता है। मैक्सिमम डॉक्टर कहते हैं 7-8 मिनट में बंद हो जाना चाहिए। वैसे 7-8 भी डेंजर है ना। तो बच्चा 3 से 5 मिनट में आपका ब्लड का क्लॉट बनना बंद हो जाता है, सॉरी ब्लीडिंग बंद हो जाती है, क्योंकि 3 से 5 मिनट में ये सारी प्रोसेस हो चुकी होती है आपकी बॉडी में। ये सारी, हाँ कभी कभी बुक्स में 4 से 5 मिनट टाइप कर देते हैं, तो वो भी आप लिख लेना, ठीक है। अब अगर किसी दिन क्लोटिंग अंदर हो गई, अंदर क्लोट नहीं बनना चाहिए। अंदर क्लोट का मतलब है थ्रोम्बोसिस हो गया आपको। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, सुन लेना मेरी बात को ध्यान से। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है क्लॉटिंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स, यानी कि आपके बॉडी के अंदर हो गई है क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी। यानी कि क्लॉट कहां बन गया है, शरीर के अंदर बन गया। और अंदर क्लॉट बनना तो आप समझते हो, ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप, आपके बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप। यानी कि अब क्या है, अब तो बस दुआओं की जरूरत है। हाँ, अगर टाइम पे आप डॉक्टर के पास, जैसे कभी इस नस में क्लॉट बन जाता है, बहुत डेंजर होता है, ये ब्रेन की नस है, इसमें क्लॉट जम गया। एक हार्ट से निकलती है सबसे बड़ी आर्टरी, आर्टरी ब्लॉक सुना होगा, आजकल बहुत लोगों को आते हैं आर्टरी ब्लॉक हो गई यार। ब्लॉक का मतलब है इस तरीके से आर्टरी थी, इसमें ऐसे खून जा रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, यही जम गया ये खून, थ्रोम्बोसिस हो गया। खून आगे नहीं जा रहा, यानी कि आगे ऑक्सीजन नहीं जा रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रहा तो फिर अटैक पड़ेगा। अब आपकी किस्मत सही है, आप डॉक्टर के पास सही टाइम पे पहुंच गए, तो डॉक्टर आपका इलाज करेगा। इलाज में देते हैं डॉक्टर स्टेरॉइड। अगर आपने सुना हो तो फलाना इंसान स्टेरॉइड पे आ गया यार। स्टेरॉइड्स होते हैं ब्लड थिनर, ब्लड को थिन करने वाले, पतला करने वाले। खून गाढ़ा होके यहां जम गया, क्लॉट का मतलब क्या है, जम गया। अब इस जमे हुए को वापस क्या करना पड़ेगा, रेत का टीला बन गया, फिर क्रेन बुलाते हो, समतल करते हो उसको। ठीक वैसे ये स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, ये स्टेरॉइड्स ब्लड थिनर के नाम से जाने जाते हैं, खून को पतला करने वाले। ये इस खून को पिघला देंगे, पिघला के अगर सही स्टेज में हो, झेल पा रहे हो इन स्टेरॉइड को, हेल्दी हो आप लोग, हेल्दी लाइफस्टाइल यूज करते हो, ठीक है चल जाएगा। नहीं तो फिर सर्जरी वर्जरी करनी पड़ेगी, बाईपास सर्जरी वगैरह हार्ट की। ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, तो आप लोग चिंता मत करो, सब पढ़ाएंगे हम आपको ब्लड वाले चैप्टर में। यानी कि क्लॉट अंदर नहीं बनना चाहिए, अंदर बनना मतलब थ्रोम्बोसिस हो गया भैया, ठीक है। अब मैं अगर आपको कह दूं कि आपके बॉडी में कभी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए, प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाए, बच्चा मैंने डिक्रीज का सिंबल लगा दिया। अगर प्लेटलेट्स डिक्रीज होगी तो क्या नहीं होगा, ब्लड का क्लॉट नहीं होगा, क्योंकि प्लेटलेट्स काम आ रही है ना ब्लड का क्लॉट करवाने में। तो लिख दो नो ब्लड क्लॉटिंग, नो ब्लड क्लॉटिंग। यानी कि मैम अगर किसी इंसान के बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है, और बेचारे की किस्मत भी इतनी खराब है कि उस समय उसको चोट वोट लग गई, तो क्या नहीं बनेगा, ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा। और ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, इसका मतलब उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, उसकी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। तो ऐसे लोगों का खून बाहर निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। तो आप खुद सोचो, क्या ये सही है, क्या नहीं है ना सही, नहीं है ना सही। अब अगर मैं आपको बोल दूं प्लेटलेट्स ज्यादा हो गई, प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा हो गई, तो अंदर ही क्लोटिंग हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते। इसलिए हम कहते हैं ना कम ना ज्यादा, बैलेंस्ड रहनी चाहिए, ये बैलेंस्ड रहनी चाहिए। ओके, समझ गए। तो बच्चा ये है आपका प्लेटलेट्स के बारे में, और इसी के साथ आपके ब्लड के कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास, ब्लड खत्म नहीं हुआ है, अभी तो 3 क्लास और लगेंगे पढ़ाने में। अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप पढ़ा होगा ना, कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है। मैं बताऊंगी आपके सारे डाउट। पंकज जी कह रहे हैं ब्लड बैंक में खून क्यों नहीं जमता, भैया केमिकल डालने पड़ते हैं, खून को रखना भी बहुत बड़ा डेंजर टास्क है। ऐसे तो खून हर कोई अपना, हर किसी को अपनी जिंदगी प्यारी है ना, ऐसे घर पे अगर खून को हम
क्योर करके रख सकते थे तो घर पे ही रख लेते ना। केमिकल डाला जाता है खून के अंदर। अब पढ़ाऊंगी मैं, डोंट वरी। तो हमारा ब्लड का एक हिस्सा आज खत्म हो गया। अब दूसरा हिस्सा हम कल की छुट्टी रहेगी, परसों से स्टार्ट करेंगे, परसों पढ़ाएंगे हम आपको। 3 क्लास के बाद ब्लड फिनिश। मैं मानती हूं थोड़ा टाइम लग रहा है पढ़ाने में, क्लासेस ज्यादा लग रही हैं, लेकिन बच्चों यकीन मानो मेरा, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। अभी तो हार्ट शुरू भी नहीं हुआ, हार्ट भी 7-8 क्लास खाएगा आपके। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना, जब ये बैच स्टार्ट हुआ तब मैंने कहा था कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी साइंस की, उसके बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो मैं अपने वादे के अनुसार ही चल रही हूँ, है ना। अब कुछ बच्चे आते हैं क्लास में, कमेंट करके जाते हैं मैम ऐसे पढ़ाओगे तो सिलेबस कब होगा। भैया सिलेबस थोड़ी खत्म करना है, सिलेबस खत्म करने को बोलो आप, मैं 30 क्लास में कर दूंगी। खूब किया है। एसएससी वैसे की बैच है, 25-30 घंटे मिलते हैं बायो के, ज्यादा नहीं मिलते, समझ रहे हो आप। लेकिन सिलेबस खत्म करने वाली बात नहीं है ना। हम आपको ऐसा देखो, अब इतना सारा ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जीवन में भी तो काम आएगी ना ये आपको। जीवन तो जीना है ना, तो उसमें भी काम आएगी ना, इसलिए बच्चा। ठीक है, अब बताओ आप लोगों के क्या क्या कम वो थे। अच्छा, एक बच्चा कह रहे थे मैम आपने जो सर्विकल कैंसर का इंजेक्शन, अच्छा बच्चा एचपीवी इंजेक्शन नाम से, ये इंजेक्शन का ही नाम बताया था मैंने। आप डॉक्टर को जाके बोल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो अगर शहर वहर आ रहे तो शहर के में लगवा लो, गांव वाम के हॉस्पिटलों में इतना नहीं होता है नॉलेज लोगों को। एचपीवी इंजेक्शन लगा दो, ठीक है। तो वो एचपीवी नाम से ही आता है, एचपीवी नाम से ही लग जाता है बच्चा। ठीक है, कोई लड़की पूछ रही थी मुझसे ना। तो ये बच्चा एचपीवी नाम से ही आपको मिल जाता है, तो वही लगवा देता है। बाकी आप कहोगे तो मैं, मेरी फ्रेंड डॉक्टर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एम्स में, मैं उससे इंजेक्शन की फोटो मंगवा के आपको फॉरवर्ड कर दूं, जिन लड़कियों को लगवाना है। इसमें वेरिएंट आते हैं, तो आप वो वाला कौन सा वेरिएंट सही रहता है मैं उससे एक बार बात करके आपको बता दूंगी। ठीक है बच्चों, बढ़िया आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में। हाँ जी मैम, थोड़ा हिंदी में बोला करो बच्चा, मैं एक एक बात हिंदी में बोलती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, इससे ज्यादा हिंदी होती ही नहीं है बायोलॉजी की। मैम विच टाइप ऑफ स्टार्च इज नॉट डाइजेस्टेड, रूपा सेल्यूलोज। मैं सब पढ़ाऊंगी आपको, यकीन मानो, जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगी तो वहां पे लिखवाऊंगी सेल्यूलोज का डाइजेशन हमारे बॉडी में होता ही नहीं है। ये कहाँ होता है, ये प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है। रूपा पढ़ाया नहीं ना चैप्टर, ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ाया कहाँ है आपको, पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे रूपा, चिंता मत करो। वैसे आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। हाँ, चंद्रशेखर कह रहे मैम कलर ब्लाइंडनेस भी आनुवांशिक रोग है क्या? बिल्कुल है। कलर ब्लाइंडनेस जिसमें ब्लू ग्रीन रेड कलर में आपको डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता है, दीज आर प्राइमरी कलर्स। ऐसे लोगों को ना डिफेंस में लिया जाता है, ना आर्मी में, ना रेलवे में इनको नौकरी नहीं मिलती है। आपको पढ़ाऊंगी मैं, जब जेनेटिक डिजीज पढ़ाऊंगी कैसे होता है, लड़कों में ज्यादा होता है, लड़कियों में कम होता है। ये मान लो कि अगर 20 लड़के हैं, वहां पे 1-2 लड़कियों में होता है, बिकॉज वीमेन्स आर कैरियर फॉर दिस डिजीज। ये सब पढ़ाऊंगी मैं आपको, आप चिंता मत करो, एक एक चीज पढ़ाऊंगी मैं। अभी तो ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, आप लोगों को डाउट कहां से आ रहा है? अच्छा, आप कोई कहीं से पढ़ रहे होंगे शायद, हो सकता है ना, प्रीवियस ईयर वगैरह लगा रहे होंगे आप, या आपने कोई बुक्स खोल ली होंगी, है ना। जिनको कभी भी एड्स नहीं हो सकता, किसको नहीं हो सकता? जो बच के रहेंगे उनको कभी नहीं होगा। जिनको कभी एड्स नहीं हो सकता, भाई ऐसे लोग जो सावधान है, जो जागरूक है, उनको कभी नहीं हो सकता एड्स। मैं सिर्फ आरआरबी जेई का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आई प्रॉमिस विकास, है ना। मैम प्लीज थोड़ा हिंदी मत बोलना, मतलब हिंदी मत बोलना, मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हो। भानु आप बिल्कुल, आपका कमेंट आ रहा है, लेकिन आप आगे से वो सब मत करना, नहीं तो सच में ब्लॉक हो जाओगे, है ना। ठीक है, हो गया। आप कोई आपका डाउट नहीं है किसी भी टाइप का। चले हम आज के लिए, कल छुट्टी रहेगी यार, कल मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है, मतलब एक फैमिली में फंक्शन है, तो सुबह 11-12 बजे निकल जाऊंगी मैं, तो रात में आते तो 11-12 बज जाएगा, थोड़ा दूर जाना है, 2 घंटे का है ना ट्रैवलिंग है। तो परसों अपन थोड़ा लंबा, कल की जो छुट्टी करूंगी वो शनिवार इतवार में क्लास रखूंगी, आई प्रॉमिस। मैंने कहा ना, मंडे से फ्राइडे यानी वीक में आपकी 5 क्लास में कभी भी छुट्टी नहीं करूंगी मैं। अगर करी तो वो मैं वीकेंड पे कवर करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो जो कल मैं ट्यूसडे को छुट्टी, कल मंगलवार है ना, तो उसको मैं या तो सैटरडे में कवर करूंगी या संडे में। और हाँ, मैं नेक्स्ट वीक से आपका केमिस्ट्री भी शुरू कर दूंगी यार। टाइमिंग देखते हैं आप लोगों को क्या जमता है, टाइमिंग पूछ लेंगे आपसे ना।
सिंड्रोम के, अरे सब पढ़ा देंगे हम आपको। सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिजीज, क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स। बहुत सारे लक्षण एक साथ आ गए, पता ही ना लग रहा है भैया कितनी बीमारियां हो गई, तो उसको सिंड्रोम कहा जाता है। ओके शुभम, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब पढ़ाएंगे हम आपको। आप जैसे हमने छोटे छोटे भाई बहन बहुत पढ़ाए हैं, अब तो बड़े हो गए वो आपसे बड़े हो गए ना, बहुत पढ़ाए हैं हमने। चलो फिर बच्चा, परसों मिलेंगे। तब तक के लिए अगर कोई बच्चा नया एडमिशन लिया है तो प्लीज प्रीवियस क्लास देख लो, नोट्स बना लो, मेरे साथ परसों आ जाना, क्योंकि परसों से, हाँ अभी तक जो पढ़ा है ना उससे आगे की क्लास का कोई संबंध नहीं है, तो आप परसों मेरे साथ लाइव क्लास